मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी को सपोर्ट करते रहें और निवान मैथ एकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एग्जांपल नंबर 3। इससे पहले मैं एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 आपको अच्छे से करा चुकी हूँ, ठीक है। और एग्जांपल नंबर 2 में किस तरीके से क्या पैटर्न होता है वो आपको डीपली समझा चुकी हूँ। अब सेम पैटर्न ही होगा हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 में, बट आपको यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर 2 में, आपकी बुक में भी वो 1/x² दिया हुआ है एंड क्या नाम है, हमने भी जो किया था, हमने जो वहां पे निकाला था वो भी 1/x² आया था एग्जांपल नंबर 2 में। बट एग्जांपल नंबर 3 में जो आपकी बुक में इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है वो e की पावर x दिया हुआ है। बट यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगी विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन मेथड कि कैसे आपको एनालाइज करना है, कैसे आपको मतलब ये देखना है कि हाँ ये वाला मेरे पास होगा। तो e की पावर x वाला हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। आगे बात समझ, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात है, ये चीज आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनफाइनाइट होते हैं, यूनिक नहीं होता कि एक ही है तो एक ही रहेगा, नहीं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। बट हमारे पास कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आए, जो उसका फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन रहा है, बट हमारे पास जो लास्ट में सॉल्यूशन आएगा वो सेम आता है। क्लियर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम ये e की पावर x वाला फैक्टर कहाँ पे कैसे आया होगा। तो जब मैं इसके बाद इंस्पेक्शन मेथड के बाद जब आपको रूल्स वाला स्टेप मतलब स्टार्ट कराऊंगी, रूल्स 1 2 3 4 5 है ना, इस तरीके से रूल्स वाले कराऊंगी, तो वहां पर हमारे पास e की पावर x जो है निकल कर आएगा, जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये इंस्पेक्शन वाला, इसमें आप देखते हो कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट रूल्स वाले में अगर मैं बात करूं या मेथड वालों में बात करूं तो वहां पे हमारे पास निकल के आता है, ठीक है। हमें वहां पे देखना नहीं पड़ता, वहां पे बस कुछ आइडिया आपको देखना पड़ता है कि कौन सा रूल लगेगा, कौन सा मेथड वहां पे अप्लाई होगा, ठीक है। सिर्फ आपको ये थोड़ा सा हिंट देखना पड़ता है वहां पे, एंड उसके बाद जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर खुद निकल के आता है। तो उसी से जो है e की पावर x जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया है। तो इसका जो e की पावर x जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया है, इसके बेस पर कैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे, तो जब रूल आएगा मैं तभी कराऊंगी। बट अभी जो हमारा इंस्पेक्शन वाला पोर्शन चल रहा है तो हम इंस्पेक्शन वाला कराएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ये बोल दूं कि पावर एक्स इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो ये कहीं से आपने एनालाइज नहीं किया, मतलब देखा नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा, ये क्रैमिंग वाला पोर्शन हो गया। बट वहां पे जब मैं रूल्स वाले में कराऊंगी तो वहां पे आपको निकालने के तरीके, एक तरीका पैटर्न पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे भी निकलता है और ये वहां से आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम वहां पे भी डिस्कस कर लेंगे जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, ठीक है। तो कैसे निकला, किस तरीके से, क्लियर हो गया फंडा। आज जो हम बात करेंगे थोड़ा सा हटके करेंगे, जो हमारे क्या नाम है बुक में दिया हुआ है उससे मैं अलग इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर लूंगी। क्लियर हो गया फंडा। अब देखो यहाँ पे दूसरा है, ये जो क्वेश्चन है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है एंड साथ ही साथ ये मेरे पास एमडीयू में भी आया हुआ है, तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम जब एग्जाम में आएगा तो हम इस वाले जो आप अभी कराओगे इससे करें कि उससे करें। भाई आप कोई से भी करना, मैंने यही चीज आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला था कि आप कोई सा भी मेथड लगा के इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका डिफरेंट हो सकता है पर लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम आएगा और आपका जो किया हुआ क्वेश्चन होगा वो एक्यूरेट होगा, बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो इस चीज की टेंशन मत लेना कि ये इस एक्सरसाइज से है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ये इस एक्सरसाइज से है तो ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं। आप एग्जाम में बैठे हो, आपके सामने क्वेश्चन आया तो आपको वहां पर जो भी सुटेबल रूल या मेथड लग रहा है उससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और उसका सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन सही आना चाहिए, दैट्स इट। क्लियर हो गया फंडा। अब देखो इसके सॉल्यूशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, सबसे पहले आता है मेरे पास पार्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट, पार्ट बोल दो या स्टेप जैसे भी आपको सही लगे, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहला काम यही होता है कि क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस कैन dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर, हेयर
here the given differential equation is x square plus ky square plus k 2x dx plus k 2y dy इक्वल टू 0। अब देखो कैसे, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, जहाँ m और n क्या है, एक्स वाई के फंक्शन। क्लियर हो गया? तो ये उस फॉर्म में ऑलरेडी बनी हुई बैठी है, ठीक है। तो इट इज द फॉर्म ऑफ it is the form of mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0, इसकी फॉर्म में है। तो स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है कि भाई इसकी फॉर्म में है, तो यहां से फटाफट m और n लिखो। m क्या होता है, dx के साथ वाला, dx के साथ वाला ये पूरा का पूरा m, एंड n क्या होता है, dy के साथ वाला, तो dy के साथ वाला दिस। अब देखो यहाँ पे इतना फंडा समझ आ गया। अब हमारा जो स्टेप नंबर थर्ड होगा वो होगा एग्जैक्टनेस चेक करना, ठीक है। तो टू चेक, ठीक है, इसको मैं इधर करूंगी, फिर पार्टीशन को इधर ले आएंगे। स्टेप नंबर थर्ड, टू चेक एग्जैक्टनेस, ठीक है। एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डेल m अपॉन डेल y निकालना पड़ता है और डेल n अपॉन डेल x निकालना पड़ता है, फिर चेक करना होता है क्या ये दोनों इक्वल है। अब m देखो, m क्या है मेरे पास, ये वाला। अब इसको y के रेस्पेक्ट में करना, तो x एज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का 0, x एज ए कांस्टेंट का 0। अब y स्क्वायर का क्या हो जाएगा मेरे पास, y के रेस्पेक्ट में 2y, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 0 प्लस 2y प्लस के 0। आगे बात समझ, क्लियर हो गया फंडा, इसका 0, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 0। तो मेरे पास यहां से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास डेल m अपॉन डेल y जो है वो निकल के आ गया 2y, ठीक है। अब मेरे पास डेल n अपॉन डेल x n को करना है x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करी तो y एज ए कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट। अब पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है मेरे पास 0, तो यहां से मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू 0। क्लियर हो गया फंडा, आगे बात समझ। तो यहां से आप लिख सकते हो डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ये दोनों के दोनों क्या है मेरे पास, इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम यहां से कह सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये क्या आ गई, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टेप नंबर थर्ड में हमने इसकी एग्जैक्टनेस क्या है चेक कर ली। अब देखो जैसे ही ये नॉन एग्जैक्ट आया तो अब यहाँ पे एंट्री किसकी होगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो हमारे पास स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फाइंड करना हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमारा जो स्टेप हो गया वो हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे ही नॉन एग्जैक्ट मेरे पास क्या आया, सामने आया, ठीक है। क्लियर हो गया इतना फंडा, आगे बात समझ। अब देखो सिंपल सा फंडा है, यहां तक तो आपको सेम ही करना है, ठीक है। जो अगले वाले रूल है वही चीज मैंने बोला, उसमें भी यहां तक तो सेम ही है। अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की बात आएगी तो वहां पे हमारे पास रूल्स चेंज हो जाएंगे कि भाई रूल नंबर फर्स्ट यूज हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, या इंस्पेक्शन मेथड हो रहा है, या 5 हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे डिपेंड करेगा कौन सा यूज हो रहा है और किसकी हेल्प से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हो। बट आप जो भी वहां पे सुटेबल हो वो यूज करना, जरूरी नहीं है कि इस एक्सरसाइज में है तो ऐसे ही आएगा, इस एक्सरसाइज में तो ऐसे ही होगा, नहीं। आपको जो सेट लगे वो वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका वहां पे यूज करना, सॉल्यूशन जो होगा लास्ट में सेम आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बट हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप किस तरीके से निकाल रहे हो वो मैटर नहीं रखता है। क्लियर हो गया। बट अभी जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं काम कर रही हूँ टॉपिक टू टॉपिक और एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज, तो मैं उसी हिसाब से करा रही हूँ। क्लियर। तो ये हमारे पास जो है इंस्पेक्शन मेथड में है, तो बाय इंस्पेक्शन मेथड हम यहाँ पे है क्या, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे
लिखेंगे, ठीक है। बट इसके बाद जैसे यहाँ पे आ गया तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। वो चीज मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको कैसे ध्यान रखना है कि ये वाला रूल अप्लाई होगा, कि ये होगा, कि ये होगा, ठीक है। तो वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो उस चीज से आप नहीं घबराना है भाई। कैसे सिखाई जाएंगी, कैसे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल ही लास्ट में पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा, तो ये आपको आपकी उंगलियों पे ऐसे टिप्स पे याद रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ, क्रैमिंग की नो नीड, ठीक है। फंडा क्लियर हो गया। बट आपकी बुक में दिया हुआ e की पावर x, तो वो हम करेंगे जब मेरे पास उसका रूल आएगा, तो मैं तभी उसको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से उसका सॉल्यूशन क्या है, चेंज हो जाएगा, बट आंसर जो है लास्ट में सेम आएगा, इससे भी और उससे भी, ठीक है। तो अभी हम इंस्पेक्शन मेथड पर डील करते हैं। बट मैं आपको यही राय दूंगी, जब तक एग्जाम में बोला ना जाए क्वेश्चन का, है ना, कि इसमें रूल से करना, वैसे बोला नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, इंस्पेक्शन वाला यूज नहीं करना है, ठीक है। इंस्पेक्शन वाला मेथड यूज नहीं करना है। आपको जो रूल बताऊंगी ना, उन्हीं रूल के थ्रू आपको क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने हैं। बट यहाँ पे मजबूरी है क्योंकि आपकी एक्सरसाइज है, तो उसी बेस पे हमें कराना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, वहां पे आपको करना है किससे, रूल के हिसाब से, जो रूल मैं कराऊंगी। अब यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड है, तो ये देखो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप मानोगे वो इसको देख के मानोगे, जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के चल रही हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और क्या भाई, प्लस के 2x dx, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है प्लस के 2y dy, प्लस के, यहाँ पे ब्रैकेट 2y dy इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे वो पहले ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2x dx प्लस के 2y dy, ये है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया मेरे पास। अब इसको मैंने इसी की हेल्प से देखना है कि मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, ठीक है। e की पावर x नहीं आएगा यहाँ पे एनालाइज करने से, ठीक है। तो जो आएगा उसी की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, e की पावर x वाला करेंगे, जब उसका रूल आएगा मैं तभी कराऊंगी, ठीक है। आगे बात समझ, एग्जाम में आपको करके आना है रूल वाला, ठीक है। क्योंकि मेन चीज है, आपको ये तो पता चलना चाहिए ना, e की पावर x निकला कहाँ से, है ना। ऐसे थोड़ा ना रट्टा लगा लोगे, तो वो जिस रूल में आएगा उसी हिसाब से बताऊंगी, तब उसकी हेल्प से कर लेना। इंस्पेक्शन मेथड को लास्ट में रखना है, ठीक है। इससे जल्दी से क्वेश्चन नहीं बनाने आपको। आगे बात समझ, बट हमने करना है क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज है इसकी, तो उसी के बेस पे हमें इसको हैंडल करना है। अब यहाँ पे मेरे पास ये पोर्शन आ गया। अब देखो इसको किस तरीके से आप ध्यान दोगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये आपको एक साथ रखना है, प्लस के 2x dx प्लस के 2y dy इक्वल टू 0, ये एक साथ रखना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैंने एक जगह रखा, इसको इधर लेगी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2x dx प्लस के 2y dy, ये मेरे पास यहाँ पे आया हुआ है। अब देखो सिंपल सा फंडा अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, तो मैं इस वाले पोर्शन को अभी इसको एज इट इज रखूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, देखो अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, उसको डेरिवेटिव किसका लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का। क्यों, क्योंकि कैसे हम लिखते हैं इसको, अंदर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x dx, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y dy। तो अगर इसको आप ओपन करोगे तो यही आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रही है, इसका भी शॉर्टकट जो हम इससे इंस्पेक्शन वाले मेथड से करते हैं ना, उनका शॉर्टकट तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने वहां पे बताया था। तो वही चीज है, लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी शॉर्टकट तरीके से मैं कराऊंगी, और इसी पैटर्न से होगा, ये वाला जो है पूरा इसी से सॉल्व होगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मेरे पास यहाँ पे ये पोर्शन आ गया, बट यहाँ पे अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो ये आ जाएगा, बट यहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट आ रही है। तो यहाँ पे जहां पे प्रॉब्लम आ रही है, अब इसको रिमूव करना है। अब मुझे क्या करना है, देखो अगर एक्स स्क्वायर dx होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर भी साथ में है, तो मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम भाई होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले जो ये वाला फैक्टर है, इससे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगी। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर dx प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ dx बचा। यहाँ पे देखो 1 बाय दिस, और यहाँ पे देखो ये और ये सेम है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से लग रहे होंगे, 1 बाय x और dx, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है,
आगे बात समझ। तो हमारे पास क्या है, जब यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ पे मेरे पास dx आया, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे dx बचा, यहाँ पे मेरे पास बचा 1/x² प्लस के y², और यहाँ पे मेरे पास बचा दिस, ऐसे देखो आप x² प्लस के y² और दिस। क्लियर। तो देखो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगी तो इसका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा। आगे बात समझ, क्लियर हो गया फंडा। ठीक है, तो इनका हमारे पास क्या है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गई। ठीक है, अभी ऊपर क्या थी, ये नॉन एग्जैक्ट थी, यहाँ पे अभी तो निकली नॉन एग्जैक्ट, बट इसको हमने इस तरीके से हैंडल किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन निकालूंगी आगे, तब जाके आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मतलब शॉर्टकट तरीके से। मैक्सिमम शॉर्टकट तरीका का हो चुका है, बट वो मैं लास्ट में कराऊंगी, अभी मेथड के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये एग्जैक्ट कब बना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पहली डेफिनेशन है कि जिसको बिना उसके मतलब सीधा डायरेक्ट हम आसानी से निकाले, तो ये मेरे पास एग्जैक्ट बन गया। इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालना चाहूँ तो आसानी से निकाल, इंटीग्रेशन लो तो ये डी गायब, यहाँ से डी गायब। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका भी निकल के आएगा। ठीक है, आगे बात समझ, क्लियर हो गया फंडा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर आप देखोगे तो आपने डिवाइड किससे किया, डिवाइड किया था x² प्लस y², है ना, x² प्लस के y², डिवाइड किया था आपने 1/x, मतलब मल्टीप्लाई बोल दो या डिवाइड किया था इस वाले फैक्टर से, तो मतलब मल्टीप्लाई किसी करे 1/x² प्लस के y²। तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि मुझे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है वो मैं ये लूंगी। अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं ये लूंगी तो मेरे पास क्या है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो चेंज होगी, और वो क्या बननी चाहिए, चेंज होकर एग्जैक्ट बननी चाहिए। आगे बात समझ, क्लियर हो गया यहाँ तक फंडा। मेन चीज है आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पे जाके आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे को किस तरीके से पैटर्न, देखो यहाँ पे मेरे पास बन रहा है, यहाँ से सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लूंगी तो ये हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक्स का एक्स के साथ ये तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे वाई आ रहा है, इसलिए तो मैंने इस पूरे फैक्टर से क्या कर दिया, डिवाइड हो गया, है ना, पूरे फैक्टर से डिवाइड करके ये मेरे पास पूरे के पूरे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर देगा। x² प्लस y² से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, या ये बोल दो कि x² प्लस y² से क्या किया मैंने, डिवाइड। तो जो यहाँ पे फैक्टर आया है वो क्या आया मेरे पास, 1/x² प्लस के y²। अब हमें ये देखो, यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि एग्जैक्ट कर देगा, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से मेरे पास जो इंस्पेक्शन मेथड जो कहता है वो ये कहता है कि मेरे पास ये वाला क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, आगे बात समझ। तो यहाँ पे मैं इस जगह आपको यहाँ तक ये वाला करके यहाँ तक मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, इसका आगे शॉर्टकट में सॉल्यूशन निकलवाऊंगी। आगे बात समझ। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड में अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो मेरे पास क्या आएगा, बाय इंस्पेक्शन मेथड से आप क्या लिखोगे, 1/x² प्लस के y² इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मेरे पास क्या है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, अब देखो वहां पे e की पावर x था, वो रूल के हिसाब से वो हम जब करेंगे, पर एग्जाम में आपने रूल वाले के ही हिसाब से क्वेश्चंस करने हैं। ये मैटर नहीं रखता कि कौन सी एक्सरसाइज है, ये मैटर रखता है कि सॉल्यूशन मेरे पास एक्यूरेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया फंडा, आगे बात समझ। तो ये मैंने यहाँ पे क्या है, बाई क्या नाम है, इंस्पेक्शन मेथड से इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका मान लिया। ठीक है, अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसका काम क्या है, जो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई होगा, और वो जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, फिर उसकी हम चेकिंग करेंगे यहाँ पे। आगे बात समझ, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिखूंगी मैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ गया यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड से। अब मेन चीज है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1/x² प्लस के y², आप मल्टीप्लाई कर रहे हो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x² प्लस के y², x² प्लस के y² प्लस के 2x, यहाँ पे मेरे पास जो आएगा वो आएगा यहाँ पे dx। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, dx प्लस के 2y dy इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो कि आई थी नॉन एग्जैक्ट, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने यहाँ पे माना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास क्या है, एग्जैक्ट बनेगी। अब इस चीज के लिए भी हम चेक कर लेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, वो वाला चेक है ना, एग्जैक्ट बननी चाहिए तभी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने माना है ये सही है हमारा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो x² प्लस के y² प्लस के 2x अपॉन x² प्लस के y², यहाँ पे आ जाएगा dx प्लस के 2y अपॉन x² प्लस के y², यहाँ पे आ गया dy इक्वल टू मेरे पास 0।
ठीक है, तो इसको इस के अपॉन में और यहाँ मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो ये और ये dx है ना, तो m और n तो हो चुके हैं, तो ये मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा m1। m1 क्या है मेरे पास x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। यहाँ से जो है आप स्टेप नंबर, ये कितना था मेरे पास, स्टेप नंबर 4 था, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 के अंदर ही कर लेते हैं ना, ठीक है, फिर स्टेप नंबर 5 में हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये मेरे पास m1 है और n1 मेरे पास क्या है 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है n1 है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से m1 और n1 की मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख ली है। अब हमारा काम क्या होगा कि डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x हमें चेक करना होगा कि क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है ना, दोनों की वैल्यू निकालेंगे, वो उनके बीच में जो इक्वल का साइन है वो इक्वल है कि नहीं है। अब उसके लिए सबसे पहले मैं क्या है, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, ठीक है, फिर इसका आगे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो इसके अपॉन में ये अलग m1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन इसके अपॉन में ये अलग, ठीक है, प्लस अब ये 2x अपॉन दिस, 2x अपॉन दिस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, इतना फंडा समझ आ गया। इससे ये कैंसिल, तो m1 की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आएगा 1 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ से m1 आ गया। अब इसका मैं निकालूंगी यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो मेरे पास क्या होगा डेल m1 अपॉन डेल y मुझे निकालना है, ठीक है, डेल m1 अपॉन डेल y निकालना है। तो देखो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y के रेस्पेक्ट में करें तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, 2 भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट, तो ये बाहर, ठीक है। अब मेरे को जो करना है डेरिवेटिव वो करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इसका मुझे यहाँ पे क्या करना है पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका हम किस तरीके से करेंगे ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये अपॉन में है, ऊपर लेके जाओ माइनस के 1, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे क्या 1, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका अगर मैं करूंगी तो देखो -1 आगे और इसकी पावर में से एक कम कर दिया, एक कम, ठीक है। अब जो अंदर वाला पोर्शन है इसका भी तो करेंगे। अब x क्या है एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करें तो कांस्टेंट का क्या होता है 0 और y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे अगर हम बात करें माइनस, इसको करूंगे सॉल्व 2y। अब देखो इसकी पावर माइनस के 2 रहेगा, माइनस के 2 ऊपर है तो नीचे ले जाएंगे तो प्लस के 2 आ जाएगा ऊपर पावर में दिस, ठीक है, क्लियर। तो मेरे पास इसका जो डेरिवेटिव है वो मेरे पास आया ये, तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस के 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर की पावर 2, ये आ गया, ठीक है, फंडा समझ आ गया, क्लियर। ऐसे ही हम सेकंड वाले में करेंगे, मतलब जो n1 वाला करेंगे उसमें भी। तो यहां से मेरे पास डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस, ये हो गया 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां से निकल के आ चुका है। आगे बात समझ क्लियर हो गया फंडा, ठीक है। अब ये तो देखो मेरे पास डेल m1 अपॉन डेल y, अब मुझे क्या निकालना है डेल n1 अपॉन डेल x निकालना है, तभी तो चेक करेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल आ गए तो जो हमने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर माना है ये हमारा सही माना गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मेरे पास देखो यहाँ पे n1 क्या है 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो y एज ए कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, तो बाहर तो 2y। अब जो मेरे पास आएगा वो किसका निकालना है 1 अपॉन इसका, ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने उसमें किया। यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं ये लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं या नहीं, ये लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव किस तरीके से करना है -1 आगे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इसकी पावर में से एक कम, ठीक है। अब जो अंदर है इसका भी तो करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2x, पर y तो एज ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो मेरे पास यहां से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास यहां से आया माइनस और यहां से 2, तो माइनस के 2x अपॉन, देखो यहाँ पे इसकी पावर माइनस के 2 है, नीचे जाके प्लस के 2 हो जाएगी पावर में, तो ये हो गया नीचे जाके प्लस के 2। क्लियर हो गया फंडा, आगे बात समझ क्लियर हो गया, ओके, फंडा क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसको अब सिंप्लीफाई कर लो, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, डेल n1 अपॉन
डेल एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब आपको चेक करना है कि क्या मेरे पास ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो माइनस के 4xy माइनस के 4xy, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, तो ये इक्वल टू दिस। जैसे ही ये इक्वल हुआ तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो मेरे पास यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मेरे पास डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल होगा y इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x। ये मेरे पास आ गया यहाँ पर इक्वल डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x। क्लियर हो गया फंडा? ओके, तो यहां से मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्टार है मेरे पास इज एग्जैक्ट, वो क्या होगी मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्ट होगी। ठीक है, ये वाली। अब देखो सबसे पहले मेरे पास एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जब मैंने उसका एग्जैक्टनेस चेक करी तो वहां पे वो नॉन एग्जैक्ट आ गया। फिर हमने इंस्पेक्शन मेथड से ये वाला जो है इंडिकेटिंग फैक्टर बना। अब ये इंडिकेटिंग फैक्टर है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई होकर उसको क्या बना देगा, एग्जैक्ट। तो हमने चेक किया क्या एग्जैक्ट बनी कि नहीं, तो हमने यहाँ पे जब चेक किया तो वो एग्जैक्ट बन गई। तो इसका मतलब जो इंडिकेटिंग फैक्टर हमने सोचा था वो बिल्कुल सही सोचा था। ठीक है, क्लियर हो गया? अब स्टेप नंबर जो 5 होगा मेरे पास, स्टेप 5 क्या होगा मेरे पास, टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। अब हम जैसे ही एग्जैक्ट बन जाए ना तो उसका सॉल्यूशन निकालो, टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। इसका मुझे क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सिंपल सा फंडा, m1 m की जगह m1, ठीक है, m1 dx प्लस यहाँ पे टर्म्स इन n1 not containing x को कंटेन नहीं करते, dy इक्वल टू t। और यहाँ पर अगर मेरे पास m1 है मतलब x के रिस्पेक्ट में हो रहा तो y को एज ए कांस्टेंट की तरह हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे। क्या है यहाँ पर m1 की वैल्यू पुट करो। m1 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे tx। क्लियर? और यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी क्योंकि इसमें y इंक्लूड है तो वो चीज लिखना जरूरी है। अब बात आती है n1 में। n1 में हमें वो टर्म लेनी है जिसमें x नहीं है, तो जहां जहां x है उसको कट करते चल जाओ। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे n1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, यस। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वो टर्म चाहिए जिसमें x नहीं है, बट यहाँ तो x बैठा और मैं किसी तरीके से इसको भगा भी नहीं सकती हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ होता है कि हम मतलब उसको थोड़ा सा फॉर्मूलाज वाइज सिंप्लीफाई कर ले तो वो वहां से रिमेनिंग हो, मतलब कोई कांस्टेंट आ जाएगा या y का आ जाए, बट इसको हम हटा ही नहीं सकते। ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है इसमें x है, तो x रहेगा तो x वाला पोर्शन कैंसिल करो। ठीक है, जैसे ही x वाला पोर्शन कैंसिल किया तो मेरे पास कोई भी टर्म यहाँ पर ऐसी नहीं मिली जिसमें x ना हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है हमें देखनी पड़ती है कि जहां पर y है केवल y है वो वाला लेना है या कांस्टेंट वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जहां जहां x दिखाई दे कट करते चले जाओ n1 में। आगे बात समझ, जो बचा उसको लिख दे, dy इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे आ गया t। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसका सॉल्यूशन आपने निकालना और ये जो सॉल्यूशन निकल के आएगा आप प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, कि जो आपकी बुक में e की पावर x है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x माना हुआ है, ये सॉल्यूशन और वो सॉल्यूशन बोथ आर सेम। सॉल्यूशन लास्ट में सेम आएगा, बस घूम फिर के इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफरेंट हो सकता है। ये चीज आपको पता भी है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होते हैं, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया फंडा? और e की पावर x वाला जो है हम अपना जो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्या नाम है, रूल वाला, उसके हिसाब से मैं तब बताऊंगी। क्लियर? बट आपको एग्जाम में रूल वाला ही करना है, इंस्पेक्शन वाले मेथड पे नहीं जाना है। बट हमारे यहाँ पर मजबूरी है क्योंकि एक्सरसाइज है, तो आपको पूरा प्रॉपर उसी हिसाब से सिखाया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ। अब यहाँ पे देखो y तो है ही नहीं, तो dx एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन प्लस यहाँ पे मेरे पास आएगा y एज ए कांस्टेंट क्योंकि y यहाँ पे इंक्लूड होगा, और यहाँ पे है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर dx। आगे बात समझ, क्लियर हो गया? इसको थोड़ा सा मैं सेट करके लिखूं, और यहाँ पे इसका 0 हो गया तो लिखने की जरूरत है नहीं, इक्वल टू 3, ये पूरा 0 बन गया। ठीक है, आगे बात समझ, क्लियर हो गया? अब देखो इसको आगे किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है, देखो इसका तो सिंपल सा x आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम इसको कैसे सॉल्व करें, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो चीज ये है कि y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है,
कांस्टेंट करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो नीचे एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा 2x, ठीक है। तो ये ऊपर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इस केस में हम क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम लेट कर लेते हैं, जो नीचे वाला पूरा पोर्शन है उसको मैंने लेट कर लिया कोई अनदर वेरिएबल, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या मान लिया मैंने, जेड, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जैसे ही इसको मैंने जेड माना तो इसका अगर मैं करूं यहाँ पे चीजें चेंजेस करूंगी ना, यहाँ पे dx भी चेंज होगा, सब चीज चेंज होंगी, तो यहाँ पे आएगा 2x डेरिवेटिव dx, y एज ए कांस्टेंट है तो y का क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे dz, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2x dx इक्वल टू dz। तो यहाँ से देखो ये चीज तभी पॉसिबल है जब मेरे पास यहाँ पे देखो कांस्टेंट था, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो मैंने इस वाले पोर्शन को कुछ मान लिया और ये वाला पूरा पोर्शन बन के नीचे आ गया, 2x dx इक्वल टू dz, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ पे dx एज इट इज, यहाँ पे अब क्या करोगे 2x dx की जगह क्या रखोगे dz, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह रखोगे z इक्वल टू c। तो यहाँ पे मेरे पास dx का क्या होगा x, 1 बाई z का क्या होगा log z, और z की वैल्यू क्या है मेरे पास x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर इक्वल टू c। और फाइनल आपका बस 2 लाइन में आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास ये यहीं पे रखना है, इसको उधर ले जाओ, तो log x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर इक्वल टू c माइनस के x, ठीक है। आगे बात समझ, अब देखो इधर log है उधर जाएगा तो x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये e की पावर c माइनस के x, ठीक है। आगे बात समझ, ये एज इट इज रखना है x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो e की पावर c और e की पावर माइनस के x, ठीक है। अब देखो e की पावर x क्या हो, e की पावर सॉरी c मेरे पास क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो e की पावर c भी क्या हुआ कोई ना कोई कांस्टेंट, तो इसको आप नाम दे सकते हो, क्या नाम दे सकते हो भाई, इसको कोई भी नाम आपका जो मन करे वो यहाँ पे नाम दे सकते हो, मैंने दे दिया इसको c1, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर हो गया। अब e की पावर माइनस के x है, e की पावर माइनस के x है तो अपोन में लेके जाऊंगा तो e की पावर x आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अब इससे मैं कैसे कर सकती हूँ, ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और e की पावर x इक्वल टू c1, दिस इज योर आंसर, यही आंसर आपकी बुक में है, ठीक है। क्लियर, वहां पे c है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये पैटर्न है, देखो इस तरीके से सॉल्व किया, ये इधर गया, ये इसको c क्या है कांस्टेंट है तो e की पावर c भी कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, c1 मान लिया। यहाँ पे ये चीज लिख सकते हो आप, ठीक है, कि मेरे पास जो है e की पावर c मैंने माना है c1, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हो, तो ये आ गया c1 e की पावर माइनस अपॉन में e की पावर x, इधर डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में, ये आपका आंसर। तो यही आंसर आपका e की पावर x जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर माना है उससे भी सेम आ रहा है, बट वही चीज मैं आपको अब भी यही कहूंगी कि उसको हम करेंगे अपने रूल या मेथड, जो हमने मेथड लिखा है ना टाइप रूल वो लिखा है उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपने जो रूल वाला पोर्शन है उनके हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने हैं, इंस्पेक्शन वाला मेथड नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। आगे बात समझ, और आपका आंसर सही आएगा, आंसर गलत नहीं होगा। अगर आप ये सोचोगे कि एग्जाम में भाई इस एक्सरसाइज से आया था और मैं ऐसे कराया, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपका आंसर सही है तो आपको फुल टू फुल नंबर मिलेंगे, क्लियर हो गया फंडा। आगे बात समझ, अब देखो यहाँ पे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ वो ये है, सबसे पहली चीज तो ये थी, पूरा पैटर्न वही था जैसे हमने उसमें किया था, ठीक है, तो हमारे पास वही, बट मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीका यहाँ से बताना चाहती हूँ, जो मैंने आपको बताया भी था पिछले वाले उसमें भी, शॉर्टकट तरीका यहाँ पे हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शॉर्टकट तरीका, ठीक है, शॉर्टकट मेथड, कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा आपका सॉल्यूशन निकलेगा। तो उसमें देखो यहाँ तक तो आपको जो मेरे पास क्या थी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लूं, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2x, एक मिनट जो भी है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के क्या है मेरे पास 2x dx के 2y dy इक्वल टू 0, यही है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2x, हाँ ठीक है। तो इसका मैंने आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता जहां पे हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आपको लेट करना सिखाया था, इतना पोर्शन में करा चुकी थी या नहीं, ठीक है, कि कैसे मेरे पास ये है और किस तरीके से इसको अरेंज किया आपने, और फिर मेरे पास यहाँ पे तो बन रहा है बट यहाँ पे दिक्कत आ रही, तो इसको रिमूव करने के लिए इससे क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये आ गया, तो मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ से लिखूंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा 1, पीछे से सॉल्व करके लिख लेना,
1, यहाँ पे 1 dx था क्योंकि वो कैंसिल हो गया था, तो मेरे पास बचा सिर्फ dx प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और यहाँ पे d एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू मेरे पास 0। यही था ना मेरे पास, एक बार देख लेते हैं। हाँ, दिस यही था, ये आया था सॉल्व करके। अब जो है देखो, ये चीज तो मैंने वहां पे बताया कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है, और इसको इस तरीके से आपने सेट करना है, वो सब चीजें। बट यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। उतना पोर्शन करने के बाद आपको जो पूरा पैटर्न है वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आप ये चेक करो वो चेक करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको शॉर्टकट। पर ये शॉर्टकट आपको अपनाना तब है जब आपके पास कंपलसरी में आए। क्लियर हो गया? आगे बस समझ। अगर कंपलसरी में भी आपको शॉर्टकट नहीं समझ आ रहा है तो अपने लॉन्ग वाले से ही चले जाना, ठीक है, क्लियर। बट शॉर्टकट मैं इसलिए बता रही हूँ कि कंपलसरी वाले क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो हमारे पास 2 नंबर या 1 नंबर हमें उस पर मिलता है, तो उस पर हमें इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ से मेरे पास सिंपल निकल के आ रहा है। कैसे? देखो, इसका तो एक्स हो जाएगा, यहाँ पे मैं कह रही हूँ इसका log एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर होगा। क्यों होगा भाई? मेरे पास 1/x है और ये है dx, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ तो क्या आता है 1/x का log x। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, जो पोर्शन यहाँ पर है वही पोर्शन यहाँ पे है। तो सिमिलरली बेटा, जो पोर्शन यहाँ पर है वही तो यहाँ पे है, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं समझ पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इस वाले पोर्शन के लिए मैंने मान दिया जेड, तो ये क्या हो जाएगा 1/z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dz, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया dz। इस पूरे की जगह आपने रख दिया dz, तो इसका भी क्या करोगे आप, log z आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी समझ सकते हो, जैसे आपको सही लगे। मैं तो सिंपल ये कहूंगी, देखो लेट करने का अगर कंफ्यूजन है तो लेट करके कर लो, बट आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ले रही हूँ तो इसका क्या हो जाएगा x प्लस, अब देखो 1/x और dx, मतलब यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, तो इसका क्या होता है log एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू c। c मान लो, c1 मान लो, जो आपका मन करे वैसे मान लो। तो हम उसी सिचुएशन पर आ चुके हैं, देख लो आप, ये वाला x प्लस के log एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर इक्वल टू c। आगे नहीं आगे, ठीक है, क्लियर। तो देखो, इतना पूरा फंडा की एग्जैक्ट ये सब चीजें चेक करने के बजाय अगर हमें शॉर्टकट करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। पर ये हर क्वेश्चन में नहीं होता है, ठीक है, ये किसी किसी क्वेश्चन में हमारे पास बन जाता है, ठीक है, तो हर क्वेश्चन में नहीं बनता है। तो वही चीज कहूंगी कि अगर बाई चांस शॉर्टकट एकदम डायरेक्ट माइंड में सेट हो रहा है कि हाँ ये हो सकता है, तो उसको आप कर लेना। अदरवाइज अगर नहीं हो रहा तो भाई अपना फिर उसी हिसाब से आपको जाना होगा। क्लियर हो गया फंडा? बस ये चीज समझ आनी चाहिए कि 1/x dx, 1/z dz, इस तरीके से होता है, जो यहाँ है वही यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास log होगा इसका। अब मेरे पास यहाँ पे प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो log एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा c माइनस के x, c माइनस के x, ठीक है, c माइनस के x हो गया। अब log उधर जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इधर जाके e की पावर c माइनस के x। तो हमें पता है भाई, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e की पावर c और e की पावर माइनस के, बेस सेम तो पावर ऐड, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको e की पावर c को कोई अनदर कांस्टेंट मान लो, क्योंकि c क्या है कांस्टेंट, तो e की पावर c भी क्या होगा कांस्टेंट। तो मेरे पास यहाँ से आ गया c1। अब e की पावर माइनस x है तो अपॉन में ले जाओ e की पावर x, ठीक है, आगे बात समझ। अब ये इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो फाइनल मेरे पास जो आ गया e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू c1। दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये इधर चला गया और यही आंसर आपका वैसे आया है। क्लियर हो गया फंडा? ठीक है, तो शॉर्टकट भी बता दिया मैंने और साथ ही साथ आपको ये तरीका भी बता दिया। क्लियर? फंडा क्लियर है? ठीक है, तो दोनों तरीके से जैसे आपका माइंड चल जाए वैसे बढ़िया। तो पैटर्न क्या है, पैटर्न पूरा समझ आ गया। सबसे पहले आपके सामने जो भी गिवन डिफरेंशियल होगी उसको आपने चेक करना है क्या वो mdx प्लस ndy की फॉर्म में है, फिर m और n निकालो, फिर आप चेक करोगे एग्जैक्टनेस। एग्जैक्ट अगर है तो डायरेक्ट भाई सॉल्यूशन पे,
चले जाओ। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा इंडिकेटिंग फैक्टर। इंडिकेटिंग फैक्टर फाइंड करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, कोई जनरल मेथड नहीं है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्शन मेथड की, तो उसको हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या यहाँ पर हो सकता है। तो वो चीज हमने इस तरीके से एनालाइज किया कि यहाँ पे जो है 1/x² प्लस के y² जो है इसका इंडिकेटिंग फैक्टर यहाँ पे निकलेगा। तो इंडिकेटिंग फैक्टर का क्या काम होता है कि जो नॉन एग्जैक्ट है उससे मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट बना देता है। तो देख लेते हैं कि एग्जैक्ट बनाया कि नहीं बनाया। देखा तो हमारे पास एग्जैक्ट बन के तैयार, एग्जैक्ट बन के तैयार, तो सॉल्यूशन निकाल ले। ठीक है, आगे बात समझ पाए। आपके बुक में e⁻x का इंडिकेटिंग फैक्टर दिया हुआ है। हमें पता है कि इंडिकेटिंग फैक्टर क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही हो। e⁻x इंडिकेटिंग फैक्टर कैसे आया वो हम देखेंगे जब हम अपने रूल करेंगे। इसी वजह से मैंने e⁻x वाले से नहीं कराया। माइंड में अगर ये क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में अगर ये इस एक्सरसाइज का हमने दूसरे उससे इंडिकेटिंग फैक्टर निकाल दिया तो क्या मैम कोई दिक्कत आ जाएगी? कुछ भी नहीं होगा, बट आपका आंसर सही आना चाहिए। आंसर सेम आएगा, इंडिकेटिंग फैक्टर आप कोई सा भी ले लो। ठीक है, जो भी सुटेबल केस आएगा उसके हिसाब से आप निकाल लेना। ठीक है, बट आंसर सेम आएगा। क्लियर? और आपका कोई भी नंबर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो इंडिकेटिंग फैक्टर निकालने होंगे वो रूल के हिसाब से निकालना। आपको इंस्पेक्शन मेथड में सोचना पड़ता है, तो वहां पे सोचना नहीं पड़ेगा, चीजें देख के ही आपको पता चल जाएंगी। क्लियर हो गया फंडा? एंड शॉर्टकट तरीका भी आपको बता दे कि कंपलसरी में अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से आप शॉर्टकट में भी इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड फाइनली ये हमारा डन हो गया एग्जाम्पल। अब जो है हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी। एक्सरसाइज में भी देखो आपकी बुक में जो है आंसर में इंडिकेटिंग फैक्टर अलग अलग करके उनके आंसर दिए हुए हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप भी प्रैक्टिस करना एक्सरसाइज की, और मैं भी अब इसके बाद क्या है आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो आई होप पूरा का पूरा फंडा जो है आपको क्लियर हो रहा होगा, माइंड में सेट हो रहा होगा, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है। और मैं यही कहूंगी कि भाई अगर पढ़ाने का तरीका जबरदस्त लग रहा है ना तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो। ठीक है, मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है।